Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter 2 of Contract Act, which deals with contracts, voidable contracts and void agreements. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ये चैप्टर 2 बताता है पूरा। हमने चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियोस में, जिसमें लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी सेक्शन 6 पर, जिसमें सेक्शन 7, 8 और 9 तीनों कवर हो रहे हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो असल में जो चैप्टर 2 है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 10 से, लेकिन सेक्शन 10 की भी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के से कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। वो एक वीडियो डिटेल्ड है, इसलिए मैं डायरेक्ट आज सेक्शन 11 से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 11 बताता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, या एलिजिबिलिटी या फिर उसे कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी, कि कौन सी ऐसी पर्सन्स कॉम्पिटेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो इसके लिए अगर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है तो उसके लिए सेक्शन 11 और सेक्शन 12 हमें दोनों को साथ डिस्कस करना है, देन वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। सेक्शन 11 बताता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए करने के लिए कौन कौन सी पार्टीज़ कॉम्पिटेंट हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी है उनमें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हर बंदा कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के अगर उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। इट मीन्स अगर हम पाकिस्तान अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से मेजॉरिटी जो एज है वो है 18 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ अ पर्सन शुड बी 18 ईयर्स टू कम इन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सेकेंडली है एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, कि जो बंदा साउंड माइंड हो। ठीक है, सो वो साउंड माइंड होना चाहिए। और तीसरा है कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो। साउंड माइंड से मुराद इंसेंट होना चाहिए, यानी कि अपने होशो हवास में हो, पागल ना हो। ठीक है, और थर्डली इसमें इन्होंने बताया कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो, यानी कि उसे लॉ ने ही डिस्क्वालिफाइड ना किया हुआ हो। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 11 की, उससे हमें 3 पॉइंट्स मिले। एक तो ये कि एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन की हुई हो उसने, साउंड माइंड हो और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। ठीक है, पहला है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। जैसे कि इस डेफिनेशन में ही था कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी एज ऑफ मेजॉरिटी है किसी भी स्टेट की या किसी भी जगह की, उस हिसाब से अगर वो एज ऑफ मेजॉरिटी का है बंदा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी एक्ट 1875 द एज ऑफ मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज़ डिफाइंड एज 18 ईयर्स। ठीक है, इट मीन्स कि अगर बंदा मेजर एज का होगा, मतलब कि 18 ईयर्स का होगा अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है, वरना नहीं है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इवन अ डे लेस दैन दिस एज डिस्क्वालिफाइज द पर्सन फ्रॉम बीइंग अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इट मीन्स ही मस्ट बी ऑफ 18 एज, राइट। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी को डिटेल में पढ़ें कि मेजॉरिटी एज का होना चाहिए, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए, तो इसमें है कि कुछ लॉज हैं जो माइनर के एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं। जैसे कि अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ माइनर इज़ वॉइड अब इनिशियो, कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमें इन्होंने बता दिया कि कॉम्पिटेंसी क्या है, कि वो मेजॉरिटी एज का होना चाहिए, यानी कि 18 ईयर्स का होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है, मतलब कि कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आती है जो माइनर है, तो वो वॉइड अब इनिशियो है, मतलब कि फ्रॉम द बिगनिंग वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पीटर इज़ 17 ईयर्स एंड 6 मंथ्स ओल्ड। ठीक है, पीटर जो है वो 17 साल और 6 महीने, मतलब कि 17.5 साल का है। ठीक है, ही नीड्स सम मनी टू गो ऑन वेकेशन विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे जाने की। ही अप्रोच्ड अ मनी लैंडर एंड बोरोज ₹25,000। ठीक है, वो 25,000 रुपये बोरो करता है किसी से। एज सिक्योरिटी ही साइन सम पेपर्स मॉर्गेजिंग हिज लैपटॉप एंड मोटरसाइकिल, और
उस बोरो की सिक्योरिटी में वो अपने लैपटॉप एंड मोटरसाइकिल जो होती है उसके लिए पेपर साइन कर लेता है कि अगर मैं आपको वापस नहीं कर पाया ये पैसे तो आप मेरा लैपटॉप और मोटरसाइकिल ले सकते हैं, ठीक है। यही होती है सिक्योरिटी। 6 months later, when he attains the age of majority, he files a suit declaring that the mortgage executed by him when he was a minor is void and should be cancelled. The court agrees and relieves Peter of all liability to repay the loan. इसमें ये कह रहे हैं कि अगर वो 17.5 साल का था उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तब तो वो माइनर था ना। उसके 6 महीने बाद वो 18 साल का हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया, कोर्ट में सूट फाइल कर दिया कि वो रीपे नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वाला, तब तो वो माइनर था ना। और वाकई में लॉ ने उसे रिलीव दे दिया, यानी कि उसके पास ये इम्यूनिटी थी। लॉ ने इसे रिलीव दे दिया कि वाकई में जब उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वो माइनर था ना, चाहे वो केस अब फाइल कर रहा है ये कहने के लिए कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो तब वो माइनर था। तो इट मीन्स कि अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जो अगर माइनर से किया जा रहा है, माइनर खुद कर रहा है या कोई सामने वाली पार्टी कर रही है, तो उसमें कोर्ट रिलीफ देती है कि चाहे किसी भी तरह का, भले दोनों का कंसेंट शामिल था या नहीं था जो भी है, लेकिन अगर वो माइनर था तो वो कॉन्ट्रैक्ट की माइनर के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आती, ठीक है। सेकेंडली इधर ये है कि हाँ, माइनर जो है वो बेनिफिशियरी हो सकता है, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट है जो 1932 का, उसका सेक्शन 30 बताता है कि एक पार्टनर जो है वो किसी फर्म में एडमिट हो सकता है। जबकि पार्टनरशिप भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना पार्टनर्स के दरमियान, लेकिन एक जो माइनर है वो उसमें आ सकता है। क्यों? वो तब आ सकता है एज अ बेनिफिशियरी, क्योंकि वो एक एग्जिस्टिंग फर्म में एडमिट हो रहा है, वो बंदा नहीं है जो उसे बना रहा है या क्रिएट कर रहा है उस पार्टनरशिप को। तो वो एज अ बेनिफिशियरी जस्ट फॉर द प्रॉफिट्स वो उसमें ऐड हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। ये सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है, ठीक है। तीसरा इसमें उसे बेनिफिट ये है कि माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, वो अपने गार्डियन के थ्रू हाँ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस अ गार्डियन ऑफ अ माइनर कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर, ठीक है। मतलब कि जो गार्डियन होता है किसी भी माइनर का, वो उसके बिहाफ पर हाँ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि गार्डियन जो है वो कोर्ट उसे मतलब अपॉइंट करके देती है किसी भी माइनर को गार्डियन, तो फिर कोर्ट के अप्रूवल पर माइनर की किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के लिए डीलिंग्स वगैरह या उसकी प्रॉपर्टी पर कॉन्ट्रैक्ट करना वो कर सकता है गार्डियन, ठीक है। चौथा है इसमें इंसॉल्वेंसी। अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एज ही कैन नॉट अवेल डेब्ट्स। तो ये बात भी है कि माइनर जो है वो इंसॉल्वेंट भी करार नहीं हो सकता, यानी कि कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट ही करार नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटी उस पर आती ही नहीं थी किसी भी किस्म की जब वो माइनर हो, ठीक है। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एन अडल्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आता है किसी माइनर और अडल्ट के दरमियान, तो किसी भी तरह की लाइबिलिटीज़ वगैरह अगर आएंगी, ड्यूज़ किसी भी तरह के पे करने, कोई भी लाइबिलिटी होगी, तो वो माइनर पे नहीं जाएगी, वो जाएगी अडल्ट पे। तो ये कुछ इम्यूनिटीज़ थी सारी जो माइनर्स को मिलती हैं। पहली बात तो हमने पढ़ा कि माइनर जो है उसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो वॉइड अब इनिशियो है, लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि हमने देखा अगर एज अ बेनिफिशियरी है वो बन रहा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, जैसे कि सेक्शन 30 पार्टनरशिप एक्ट का बताता है 1932 कि एज अ बेनिफिशियरी कोई पार्टनर उसमें माइनर एडमिट हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली अगर उसका गार्डियन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हो सकता है। और अगर कोई जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो भी रहा है माइनर और अडल्ट के दरमियान, तो किसी भी तरह की लाइबिलिटीज़ होंगी। पहली बात तो ये वॉइड अब इन इश्यू, अगर कोई लाइबिलिटी होगी तो ज़ाहिर अडल्ट के पास जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने सेक्शन 11 की पढ़ी, उसमें एज ऑफ मेजॉरिटी का हमने पढ़ लिया कि एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए, मतलब कि मेजर एज का बंदा हो, और अगर माइनर होगा तो वो कब कब कंडीशंस हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेकेंडली इसमें है बीइंग ऑफ साउंड माइंड। तो लेट्स डिस्कस साउंड माइंड हियर। तो सेक्शन 11 जो है वो हमें बताता है पहले कि तो मेजॉरिटी एज का होना चाहिए, और सेकंड ये कि वो पर्सन जो है वो साउंड माइंडेड होना चाहिए। लेकिन सेक्शन 12 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिटेल में हमें बताता है कि साउंड माइंड होता क्या है, कि व्हाट इज़ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग।
उसमें ये कहता है फॉर द पर्पज़ ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड इफ़ ही इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड बीइंग एबल टू असेस इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। यानी कि साउंड माइंड वो होता है कि अगर जो बंदा किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो वो होशमंद हो या समझने का रैशनल हो, इतना कि उसे समझ हो कि वो जिस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है वो किस लिए आ रहा है या उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, यानी कि सैंड हो। एक बात सेक्शन 12 में ये कही है कि अ पर्सन सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ़ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest, right? इसके आगे ये भी एक सेक्शन 12 कहता है, it is important to note that a person who is usually of an unsound mind but occasionally of a sound mind can enter into a contract when he is of sound mind। यानी कि सेक्शन 12 हमें पहले बात तो ये जनरली बताता है कि साउंड माइंड होता क्या है, एक बंदा जो जान बूझ रखता हो, समझ बूझ रखता हो किसी चीज़ की, जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो आ रहा है उसकी समझ बूझ रखता हो, यानी कि होशमंद हो, रैशनल हो, तो उसे साउंड माइंड कहते हैं। लेकिन आगे ये कह रहा है कि अगर कोई ल्यूनेटिक है, यानी कि ल्यूनेटिक से मुराद कि अगर ऐसा बंदा है जो कभी ठीक होता है कभी नहीं, यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिससे कभी कभार दौरे पड़ते हैं, फिट्स वगैरह आते हैं, तो वो उससे पहले तो ठीक होता है लेकिन जब उससे दौरे वगैरह पड़ते हैं तो वो अनसाउंड हो जाता है, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। तो जब वो होशमंद है, साउंड माइंड है, जब वो बिल्कुल ठीक होता है तब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। यानी कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड दोनों होता है। यानी कि अगर वो ठीक है, साउंड माइंड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, लेकिन अगर उसे वापस दौरे पड़ रहे हैं, वो उसकी तबीयत वापस ख़राब हो रही है, तो वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, even if he is of so temporarily a contract made by a person of an unsound mind is void। यानी कि अगर वो कभी अनसाउंड हो रहा है, उसे फिर से विट्स वगैरह पड़ रहे हैं, तो वो वॉइड हो जाता है, लेकिन अगर वो ठीक है, साउंड माइंड है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है, ये सेक्शन 12 हमें बताता है कि साउंड माइंडेड होता क्या है, और अगर कोई ल्यूनेटिक है यानी कि ओकेजनली वो कभी ठीक होता है कभी नहीं, तो वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। थर्डली सेक्शन 11 ने बताया कि द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कि जो डिस्क्वालीफाइड पर्सन हैं जिन्हें लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि आप इनसे कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकते, तो वो भी उनके साथ भी वो भी कॉम्पिटेंट नहीं होते कॉन्टैक्ट करने के लिए। जैसे कि अपार्ट फ्रॉम माइनर्स एंड पीपल विद अनसाउंड माइंड, यानी कि अभी हमने जो ऊपर पढ़ा उन्होंने सेक्शन 11 में 3 तरह के लोग बताए हैं। एक तो ये कि माइनर ना हो, सेकंड साउंड माइंडेड हो, और डिस्क्वालीफाइड ना हो। तो डिस्क्वालीफाइड में किस किस तरह के लोग आ जाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे लोग जिनके पास कैपेसिटी ही ना हो कॉन्ट्रैक्ट करने की, उनकी डिस्क्वालीफाई लॉ जो उन्हें करता है उसकी कुछ वजूहात ये हो, या तो फिर पॉलिटिकल स्टेटस हो, यानी कि जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हम उनके साथ एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न हम उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, तो ये भी यहाँ पर उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उन्हें मतलब प्रोफेशनली जो है वो इम्यूनिटी मिली हुई है कि वो किसी पाकिस्तान सिटीज़न के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, तो ये पॉलिटिकल स्टेटस हो गया। और कुछ फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं या फॉरेन एम्बेसडर, यानी कि जो हमारे पास एम्बेसडर्स होते हैं या एम्बेसीज़ वगैरह हर मुल्क में खुली हुई होती हैं, जैसे हमारे मुल्क में भी बहुत सारे मुल्कों की खुली हुई हैं, तो हम उनके साथ भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, ये उन्हें प्रोफेशनली इम्यूनिटी मिली हुई है। और अगर ये सोचा जाए कि इसका रीज़न क्या है या लॉजिक क्या है, तो वो ये है कि ये हमारा फ़र्ज़ है, या हर कंट्री के ऊपर होता है कि उसके मुल्क में अगर किसी भी दूसरी कंट्री से एम्बेसडर्स वगैरह आए हुए हैं तो उन्हें हर तरह की प्रोटेक्शन दें। ठीक है, और अगर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर ब्रीच वगैरह कुछ हो गया तो हमें केस करना पड़ेगा, और हम उन पर कोई केस नहीं कर सकते। और अगर हम उनके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते भी हैं और हमें उन पर केस करना पड़ता भी है, तो हम उस एम्बेसडर जिस कंट्री का वो है उधर से अप्रूवल लेना पड़ता है। इसलिए ये भी डिस्क्वालीफाइड पर्सनस होते हैं जो बाय लॉ होते हैं कि हम फॉरेन सॉवरेन्स या एम्बेसडर्स जो होते हैं, जितनी भी एम्बेसीज खोली हुई हैं हमारे मुल्क में, अगर कितने भी एम्बेसडर्स दूसरे मुल्कों के हैं, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। थर्डली है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी वो होता है जिससे कि अगर हमारे मुल्क में
किसी दूसरे मुल्क से कोई जंग चल रही है, कोई वॉर वगैरह चल रही है, तो हमारे लिए वो एलियन एनिमी हो जाते हैं। इसका मतलब हम उस दौरान उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही है एक, और हम पाकिस्तानी सिटीज़न और इंडिया सिटीज़न अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उस दौरान हम अगर जंग चल रही है तो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ इंडिया से इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, और इस टाइम जंग चल रही है, हम अगर उनसे इंपोर्ट कराते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे देते हैं, पे करते हैं, तो उन्हें फ़ायदा पहुंच रहा है, यानी कि वो पैसे उनकी गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, और हो सकता है वो गवर्नमेंट हमारे ही खिलाफ़ उन पैसों को यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है एलियन एनिमी। यहाँ पर भी उस वक्त भी जिस वक्त अगर कोई वॉर वगैरह चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अगर पहले से हुए में हैं उस कंट्रीज़ के दरमियान, तो वो उस टाइम पर परफॉर्म नहीं हो सकते, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन अगर बाद में सूरत हाल सही हो जाती तो वो परफॉर्म हो भी सकते हैं, ठीक है। और है कन्विक्ट्स वो जिन्हें कोर्ट नहीं कन्विक्ट किया हुआ है, यानी कि अगर वो इम्प्रिजनमेंट में हैं तो उनके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और है इंसॉल्वेंट्स वो जिन पर केस चल रहा है, जो डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, उन पर भी हम किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो भी कॉम्पिटेंट नहीं होते कि कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं, ठीक है। अगर वो सॉल्वेंट हों तो आ सकते हैं, लेकिन वो इंसॉल्वेंसी का अगर उन पर केस वगैरह चल रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है। और है कंपनी और कॉरपोरेशन जो है वो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें वो डिस्क्वालीफाइड होती है। वैसे तो जाहिर सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी और कॉरपोरेशन या कंपनी या कोई कॉरपोरेशन वगैरह ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि वो अपने नाम पर उनका काम यही होता है बाइंग एंड सेलिंग वगैरह का, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, जिसमें पहला केस ये है कि अगर किसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से हटकर वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो तब भी वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। यानी कि जो एक कंपनी होती है उसका एक MOA होता है, जिसकी फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि किसी कंपनी का सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें उसके पावर्स, राइट्स, ऑब्जेक्ट्स और सब चीज़ें मतलब उसकी वो लिखी होती हैं जो मेन होती हैं, जिस पर उसे चलना है, उससे हटकर नहीं कुछ भी कर सकते, ठीक है। तो अगर कंपनी उससे हटकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, यहाँ पर भी वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, ठीक है। सेकेंडली है कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन नहीं है। इसका मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ नेचुरल पर्सन कर सकता है वो भी एक कंपनी नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल नेचुरल पर्सन क्या कर सकता है? एक नेचुरल पर्सन जो है वो शादी भी कर सकता है, तो एक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पर भी ये डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। तो ये सब था सेक्शन 11 और 12 में जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट थी। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।